हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्वांटिफायर्स। सो इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू द सेकंड सेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हम मेनली बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। ठीक है, रूट्स का जो नेचर है वो रियल होते हैं, ठीक है, रियल होते या इमेजिनरी होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल और इक्वल होंगे, किस तरह से होंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स के हम मेनली इसके इस सेशन में बात करने वाले हैं। और जो नेचर ऑफ रूट्स है वो हमें पता है कि वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो यार, अगेन हम इस सेशन को वैसे स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से जहां से पिछला हमने एंड किया था, कि मुझे पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, a शुड नॉट बी 0। अब ये पहली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि a शुड नॉट बी 0। ए अगर 0 हो गया तो आपका x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ये ध्यान रखना इस चीज का। इसका हमने सोल्यूशन में डिस्कस किया था बाय फार्मूला, वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि जो ये b² माइनस 4ac है, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d से हम डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यार इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस्ड हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स के 3 केसेस बनते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उनके ऊपर क्वेश्चंस बार बार कैट के अंदर आता है। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन उसके ऊपर बन जाते हैं। तो पहला केस क्या होता है हमारे पास, देखो, जो b² माइनस 4ac है ना, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर है, इसलिए इसका रियल होना या इसका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना जो है ना, उसके ऊपर जो है रूट्स की नेचर डिपेंड करेगी। तो पहला केस क्या बनता है हमारे पास कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, फर्स्ट केस क्या है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac आपका पॉजिटिव है, इफ दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, देखो, जो नंबर अंडर रूट के अंदर पड़ा है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा रियल आता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं अंडर रूट ऑफ 25 कितना होगा, सो दैट वुड बी 5। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 49 कितना होगा, दैट वुड बी 7। तो ये सबके जो स्क्वायर रूट आ रहे हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। इनफैक्ट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है, अगर मैं बोलूं अंडर रूट 21 कितना होगा, इट वुड बी अ रियल नंबर। ठीक है, जो भी होगा इरेशनल नंबर है, बट स्टिल इट्स अ रियल नंबर। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac अगर आपका पॉजिटिव है, तो इस केस में जो अंडर रूट b² माइनस 4ac होगा, दैट वुड बी अ रियल नंबर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो इस केस में अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। अब देखो, यहाँ पे अंडर रूट b² माइनस 4ac रियल नंबर हो गया, माइनस b, अब मैंने ऊपर लिखा है abc आर रियल नंबर्स, अगर abc रियल है तो माइनस बी भी रियल होगा। तो माइनस बी एक रियल नंबर है जिसमें आप एक रियल नंबर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सो आप दो रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप रियल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो मर्जी करो, द रिजल्ट विल बी अ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो एक रियल नंबर ही मिलने वाला है। मींस इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट अ रियल नंबर। इस केस में क्या होगा, फिर रूट्स क्या होंगे, रियल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, सो द रूट्स विल बी रियल। इस केस में रूट्स होंगे रियल। और साथ ही साथ आप एक चीज नोटिस करो, आप एक बार माइनस बी में कुछ ऐड कर रहे हो, फिर माइनस बी में से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब आप एक बार दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, फिर आप वही दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। अगर आप दो नंबर्स को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करो, उन्हीं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट्स। 8 प्लस 4 करोगे 12 बनेगा, 8 माइनस 4 करोगे 4 बनेगा। ठीक है, सो इस केस में आपके पास जो दो रिजल्ट्स यहां से आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट नंबर्स होंगे, क्योंकि आपने सेम दो नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराए। सो रूट्स इस केस में बनेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इस केस में रूट्स आपके पास होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, देन इन दैट केस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड केस, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ठीक है, अगर b² माइनस 4ac 0 है, अब देखो यार, अब इस केस में क्या हो गया, ये टर्म आपकी 0 होगी, आपके पास x क्या बच गया, x बच गया माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a या माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो इस केस में माइनस बी अपॉन 2 ही आपके पास बच जाएगा। तो एक सिंगल वैल्यू बच रही है आपके पास, माइनस बी ओवर 2a।
बट आपके पास इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स तो 2 आने चाहिए। इस केस में हम बोलते हैं कि रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, पहली चीज। दूसरी बात, रियल तो होना ही है, बिकॉज बी रियल था, माइनस बी रियल है, ए रियल है, 2a भी रियल होगा, दो रियल नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, आपको एक रियल नंबर ही मिलने वाला है। इस केस में क्या होगा, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर कंडीशन ये आती है कि रूट्स रियल और इक्वल होने चाहिए, तो क्या करना है आपको, आपको डी को, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए, आपको डी को ग्रेटर देन 0 करना। ठीक है जी। नाउ थर्ड केस, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हो जाता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव हो जाए, तो अब देखो हमें ना नेगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स है वो नहीं पता, इनफैक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं -25, ये एक इमेजिनरी नंबर आता है हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जो होते हैं दे डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस केस में जो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, हमने अंडर रूट ऑफ -1 को ऑइटा एक इमेजिनरी नंबर अज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, ये एक इमेजिनरी नंबर बनेगा 5 ऑइटा, ठीक है ना। सो एक इमेजिनरी नंबर बनने वाला है ये। So, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर की जो टर्म है वो नेगेटिव है। तो जब अंडर रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव होगी, अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, आपको एक इमेजिनरी रूट मिलेगा, राइट। इस केस में क्या होगा फिर, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इन दैट केस द रूट्स विल बी इमेजिनरी, राइट। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। आल्दो एग्जामिनर ना आपसे, आपको कभी इमेजिनरी रूट निकालने के लिए बोलेगा नहीं, ठीक है। तो कैड में इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला जो टॉपिक है वो नहीं आता है, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए वो नहीं बोलेगा, लेकिन ये जो कंडीशन है सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से यूज होती है जब हम इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करते हैं, राइट। कि केवल इनइक्वालिटी दी जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम उसको सॉल्व करने के लिए इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। वो हम बाद में करेंगे, जब हम इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक करेंगे तब हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको यूज करना है। बट फॉर द टाइम बिंग, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है। आपको इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए नहीं बोला जाता, आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 केसेस हैं यार, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपकी इक्वालिटी इक्वेशन ये वाली है, डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ये बहुत जगह काम आएगा, इसको आपको हमेशा याद रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अगर ये 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब ध्यान ये रखना, अगर आपसे ये सिर्फ पूछ लिया जाए ना कि रूट्स आर रियल, अगर सिर्फ इतना दिया जाता है दैट रूट्स आर रियल, तो उस केस में आप बोलोगे डी जो है, अब सिर्फ रियल बोला है, आगे डिफाइन नहीं किया कि वो डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में आप ये बोलोगे कि रूट्स अगर रियल है तो डी शुड बी 0 और इट कैन बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। दोनों हो सकते हैं केसेस फिर यहाँ पे, कि डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर रियल रूट है तो रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं। तो उस केस में ये कंडीशन लग जाएगी, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या पूछा गया है, ठीक है जी। बट आपको ये जो रूल्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए कि किस कंडीशन में रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, किस कंडीशन में रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और कब रूट्स आपके इमेजिनरी होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे उसका क्या इंपैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है। चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और मुझे बोला गया है इसके रूट्स का नेचर निकालो कैसा होगा। क्या इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इमेजिनरी हैं, या फिर हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। लेट्स सी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है अंडर रूट ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसमें अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, आप पाओगे कि a की वैल्यू अंडर रूट 2 है। a क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। b की वैल्यू जो आ रही है वो -5 आ रही है, और c की वैल्यू आ रही है 3√2, ठीक है। अब मुझे रूट्स का नेचर देखना है कि रूट्स किस तरह के हैं, रियल और इक्वल है, रियल और डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है, क्या है। अब यार ये हम निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी वो होता है b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर,
-4 इंटू ए आपका √2 है, सी आपका 3√2 है। तो ये हो गया 25 माइनस ये हो गया 12 इंटू 2 24। ठीक है, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 1 आ रहा है ना, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पहला केस बनेगा रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट, यहाँ देखो क्या दिया गया, क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है कि ए की वैल्यू क्या होगी सो दैट इसके जो रूट्स है वो रियल और इक्वल होंगे। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 5x² प्लस 2ax प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। अब इसके रूट्स रियल और इक्वल चाहिए। अगर रूट्स रियल और इक्वल चाहिए, तो अगर रूट्स आपके रियल और इक्वल हैं तो कंडीशन क्या होगी आपकी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए इट शुड बी 0। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है जी, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिसको हम बी बोलते हैं वो यहाँ पे 2a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको a बोलते हैं वो 5 है, कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे 5 है। मतलब मुझे यहाँ पे बेसिकली अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका 5 है, c भी आपका 5 है। नाउ दिस शुड बी 0। तो ये बन गया मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25 आ जाएगी। तो a की वैल्यू कैन बी 5 और इट कैन बी -5। ठीक है, तो अगर आप a को यहाँ पे 5 या -5 रखते हो, कुछ भी रख लीजिए आप, इन दैट केस जो इसके रूट्स आएंगे आपके पास इस इक्वेशन के वो रियल और इक्वल बन जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगेन पिछले क्वेश्चन में भी यही था आपके पास ना, वहां भी आपसे पूछा गया था a की वैल्यू जिसके लिए इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे, राइट। यहाँ पे वही बोला गया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल बोला है मतलब रियल तो होना ही है, क्योंकि अगर आपके पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं ना तो वो भी आपके पास कंजुगेट पेयर में आएंगे। ठीक है, चलो खैर उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स पूछे नहीं जाते हमसे। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो जो इक्वेशन मुझे दे रखी है वो दे रखी है a प्लस 12 एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस 12 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूट्स रियल और इक्वल चाहिए, तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो d शुड बी 0। so रूट्स आर इक्वल which means the discriminant should be 0। b square minus 4ac should be 0। ठीक है, तो निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है यहाँ पे, b आपका a प्लस 12 है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। हमेशा ध्यान रखना जब हम लोग, मैं बार बार ये चीज अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट हमने किया हुआ है, ये सिर्फ सेकंड क्लास है, तो इसलिए मैं बार बार ये चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन है, तो जब हम बोलते हैं कि बी स्क्र माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, तो वहां पे बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, अब ध्यान रखना यार, अगर मान लीजिए यही इसी इक्वेशन को एग्जामिनर अगर मान लो आपको इस तरह से दे दे, ऐसे दे देता है, तो उस केस में जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो, अब बी यहाँ पे बी की जगह क्या आ गया, ए आ गया ना, तो वो वहां पे ए स्क्वायर माइनस 4c भी हो जाएगी, राइट। तो बार बार मतलब हर तरह से याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ये एबीसी को ऑर्डर में लेके बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बस ध्यान आपको ये रखना है बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो अगर मान लीजिए ये इस तरह से लिखा जाता है तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा आपके पास। चलिए यहाँ आते हैं, सो इसके रूट्स इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो b की वैल्यू कितनी है, a प्लस 12। सो b का स्क्वायर a प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a
इंटू सी, इट शुड बी जीरो, सॉरी इट शुड बी जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया, इसको एक्सपेंड कर लो। इसको एक्सपेंड करते हैं, बनता है ए स्क्र प्लस 24a प्लस 144 माइनस 4 × -2 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8a प्लस 96 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास ए में क्वाड्रेटिक बन रही है, ए स्क्र प्लस 32a प्लस यहाँ हो गया आपके पास 240 144 प्लस 96 हो गया आपका 240। यस, ठीक है जी। अब इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करें तो 20 और 12 पे स्प्लिट होती है ना, 20 प्लस 12, दो नंबर सोचो जिनका सम 32 हो और जिनका प्रोडक्ट हो 1 × 240 240। ठीक है, तो नंबर आएंगे 20 और 12। इसको 20 और 12 पे आप ब्रेक कर सकते हो। सो 20a प्लस 12a प्लस 240 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने फर्स्ट टू टर्म से आपने a कॉमन ले लिया, तो ये बन गया a प्लस 20। यहां से आपने 12 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया a प्लस 20। ठीक है जी। अब यहां से जो फैक्टर बन रहे हैं आपके पास, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसके जो फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास वो बन जाएंगे a प्लस 12 इंटू a प्लस 20। ठीक है, a प्लस 12 इंटू a प्लस 20 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी -12 या -20। ठीक है जी, क्वेश्चन ये कह रहा था किस वैल्यू a की किस वैल्यू के लिए इसके इक्वल रूट्स चाहिए। हमने क्या किया, इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल थे, d को 0 किया, डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया, सॉल्व किया, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई -12 और -20। अब आप ऑप्शन में देखोगे -20 भी आपके पास ऑप्शन में है, -12 भी ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोथ 1 and 2। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गलती से हम ऑप्शन 4 मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे गलती से कर सकते हैं ऑप्शन 4 को मार्क। लेकिन आप यार एक चीज नोटिस करो, दैट हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि अगर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन द लीडिंग टर्म कैन नॉट बी 0 ना, लीडिंग टर्म कैन नॉट बी 0। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस टर्म कैन नॉट बी 0, a प्लस 12 कैन नॉट बी 0, विच मीन्स a कैन नॉट बी -12। a -12 नहीं हो सकता। अगर आपने a को -12 कर दिया तो फिर आपकी लीडिंग टर्म ही 0 होगी, फिर तो ये क्वाड्रेटिक रही नहीं, फिर तो रूट्स इसके रियल और इक्वल होने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है ना, सो a कैन नॉट बी -12। सो हम यहाँ पे -12 को रिजेक्ट कर रहे हैं। द ओनली पॉसिबिलिटी इज a शुड बी -20, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट, अदरवाइज क्वेश्चन करके भी गलत कर दोगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। चलिए, if the value of a in this equation is real, the roots of the equation are, अगेन देखना है किस तरह के रूट्स आएंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ऑलराइट। सो वैल्यू की दे रखी है हमें a की, वो दे रखी है रियल है। ठीक है, अगेन हमें नेचर ऑफ रूट्स ही चेक करना है यार। यहाँ पे तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 1 x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अगेन अगर नेचर ऑफ रूट्स ही देखना है तो ज्यादा कुछ तो सोचना ही नहीं है, हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है बेसिकली। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 या इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में हमने d को इक्वल टू 0 किया था। क्यों किया था, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकली बोला गया था दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो वहां पे कंडीशन गिवन थी कि रूट्स रियल और इक्वल है, इसलिए हमने वहां पे d को 0 किया था। यहाँ पे हमें ये नहीं बोला गया कि इसके रूट्स कौन से हैं, उल्टा पूछा गया है कि रूट्स की नेचर क्या है, वेदर दे आर रैशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल और रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर पूछी गई रूट्स की। चलिए, यहाँ पे हमें डी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, डी कितना आता है। सो बी का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स ए प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 1 है, सी आपका 2a है। ठीक है, 8a हो गया। तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 इंटू ए स्क्र प्लस 2a प्लस 1 माइनस 8a। ठीक है, तो d आपके पास आ गया 4a² प्लस 8a प्लस 4 माइनस 8a। ये कैंसिल हो गया।
सो डी की वैल्यू आ जाएगी 4a² + 4। ठीक है जी, तो डी आ गया 4 कॉमन ले लीजिए, बन गया a² + 1, a² + 1, राइट। अब यार मुझे पता है कि a² जो होता है इट कैन नॉट बी, अगर a रियल है ना, ये तो रियल दे ही रखा है, सो a² कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। a² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, which implies a² + 1 is greater than equal to 0, sorry, a² + 1 is greater than 1, है ना। a² is greater than or equal to 0, so a² + 1 will be equal to greater than equal to 1, which means 4 times a² + 1 is greater than equal to 4। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे d है इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, d इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। अगर d डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा फिर, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स रियल और इक्वल तो हो नहीं सकते, फोर्थ ऑप्शन गलत है। अगर डी आपका पॉजिटिव है तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब यह दिमाग में आता है सर अगर इतना ही होता तो फिर आपने पहले 2 ऑप्शन क्यों लिखी हुई है, क्यों वो पॉसिबल नहीं है, रैशनल भी तो हो सकते हैं, रैशनल एंड अनइक्वल भी हो सकते हैं, इरेशनल और अनइक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अनइक्वल तो दिखा है, डी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 से ये तो समझ आ रहा है कि अनइक्वल है, ठीक है ना। बट रैशनल और इरेशनल को कैसे रिजेक्ट करेंगे, कैसे बोलेंगे कि रैशनल है या इरेशनल है, देखते हैं। तो ऐसा है, याद करो कि रूट्स रैशनल कब थे। रूट्स रैशनल थे, हमने बात की थी, मैंने पिछली क्लास में बोला था कि रूट्स जो होंगे दे आर रैशनल अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी आ रहा है 4 टाइम्स ए का स्क्वायर + 1। अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास, मुझे इतना पता है कि 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मैं इसको किसी भी और परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्टेंट जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। 4 है ना, इसको मैंने एक और परफेक्ट स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ठीक है। 4 है, इसको मैंने किसी भी और परफेक्ट स्क्वायर से साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से मैंने इसको 144 से मल्टीप्लाई कर दिया, चेक कर लो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर को 4 को एक, या ऐसे बोलो दो परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर आपका ए स्क्वायर है, इसको आपने एक और परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखना ये है कि क्या डी परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स सी, 4 आपने परफेक्ट स्क्वायर रखा हुआ है, साथ में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, ए स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। पर आप कर रहे हो +1, ए स्क्वायर +1। यार अगर तो ए 0 है, अगर ए 0 है, अगर आप ए को 0 रखते हो फिर तो डी की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, फिर तो ये 0 हो गया, 0 + 1, फिर तो ये आपका 4 × 1 बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। उस केस में तो रूट्स आपके रैशनल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए 0 नहीं है, उसने ये बोला ए इज अ रियल नंबर, अगर ए 0 नहीं है फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप उसके बाद अगर आपने ए को 0 नहीं माना, अगर आपने ए को कुछ भी मान लिया, लेट्स से 1 2 3 कुछ भी माना आपने, आपने जैसे ए को लेट्स से 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक परफेक्ट स्क्वायर में 1 ऐड कर रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर जो है दैट इज नॉन जीरो नंबर, तो +1 कर रहे हो, तो दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते कहीं पे भी, 0 1 को छोड़ के कहीं भी दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स आपको नहीं मिलते। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर +1 ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे आपके पास, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं बनेंगे, सिर्फ 0 और 1 का केस बनता है। अगर आप ए को 0 मान के चलते हो वहां पे आप कह सकते हो, वो हमने डिस्कस कर लिया। अदरवाइज कहीं पे भी ये दो परफेक्ट स्क्वायर कंसेक्यूटिव नहीं बनने वाले। इसका मतलब ये हो गया कि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर होगा इस केस में, बट ए स्क्वायर +1 विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में डी जो होगा ओवरऑल परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आप लिखो अगर ए आपका नॉन जीरो है तो उस केस में डी विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उस केस में। अब इस केस में यार वैल्यू डिपेंड करती है डी के ए के ऊपर, ए 0 होगा तो रैशनल रूट्स हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन बन सकता है, बट अगर ए 0 नहीं हुआ
तो फिर सेकंड ऑप्शन बन सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन पक्का ट्रू हो, सेकंड ऑप्शन पक्का ट्रू हो, ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका डेफिनेटली आंसर बनेगा बनेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। It says if both A and B belong to the set 1, 2, 3, 4, then number of equations of the form ax square plus bx plus 1 is equal to 0 having real roots। ठीक है जी। अब यार हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जो हमारे ए और बी है ना, ए और बी हमारे इस सेट में से है, मतलब 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये है ए और बी कैन टेक ओनली वैल्यूज 1, 2, 3, 4। ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है, बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। इसके अलावा आप ए और बी को और वैल्यूज नहीं दे सकते हो। ठीक है, कितनी इक्वेशंस बनेंगी जो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म का मतलब जिसमें कांस्टेंट टर्म 1 है आपकी। ठीक है, और ए और बी इसी सेट में से निकलेंगे और इनके रूट्स रियल होने चाहिए। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कौन सी है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए मुझे, वो रियल चाहिए। ठीक है ना, रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स रियल होने चाहिए। ए बी की वैल्यूज का ध्यान रखना, वो सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही हो सकती है। लेट्स सी, अगर रूट्स रियल हैं, अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, हमें ये नहीं बोला गया कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं या रूट्स रियल और इक्वल हैं, हमें सिर्फ ये बोला गया रूट्स आर रियल, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसका मतलब रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। इफ रूट्स आर रियल, उस केस में डी की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल है सिर्फ, इट कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, इट कैन बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, सो डी की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब डी कितना आएगा यहाँ से डी कितना आएगा, बी का स्क्वायर माइनस 4a, सी की वैल्यू 1 है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। अब मुझे यार ये देखना है कि ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रूट्स अगर रियल और सॉरी रूट्स अगर रियल हैं, अगर रूट्स रियल हैं तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। अब मुझे पता है कि ए बी मेरे सिर्फ 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, तो मुझे ये देखना है कि मैं ए बी किस तरह से चूज करूं कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इन दैट केस ओनली द रूट्स विल बी रियल। लेट्स सी नाउ, अगर मान लीजिए हमने बी को 4 चूज किया, अगर हम बी को 4 चूज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, विच मीन्स इस केस में आप कह सकते हो 4a इज लेस देन और इक्वल टू 16, a की वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है ना, इसका मतलब अगर b 4 है तो a कैन टेक वैल्यू 1, 2, 3 और 4। a शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, मतलब a 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आप चेक कर लीजिए, b को 4 पुट किया, इधर तो 16 बन रहा है, a को 1 पुट करेंगे 4 आएगा, 16 4 से बड़ा है। a को 2 पुट करेंगे 8 बनेगा, 16 8 से बड़ा है। a को 3 पुट करेंगे 12 बनेगा, 16 12 से बड़ा है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, अगर 4 पुट करते हो तो 16 इक्वल टू 16 हो जाएगा, इक्वल साइन भी यहाँ चल रहा है। तो यहाँ मेरे पास 4 इक्वेशन है बेसिकली। देखो तो कैसी 4 इक्वेशन बनेंगी, a1 b4, आप a को 1 रखिए, b को 4 रखिए, a2 b4, a को 2 रखिए, b को 4 रखिए, 3 4, a को 3 रखिए, b को 4 रखिए, 4 4, a को 4 रखा, b को 4 रखा। ठीक है जी, इसके बाद अगर आपने b को 3 रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। अब आप a को क्या रख सकते हो, सोचो जरा, a को 1 रखा जा सकता है, 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 9 ग्रेटर देन 4 है, चलेगा। a को 2 रख सकते हो आप, 4 इंटू 2 8 है, 9 इज ग्रेटर देन 8, ट्रू है। आप a को यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, जैसे आपने 3 रखा यहाँ 12 हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन 12, दैट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगी, कौन सी, a1 b3, a2 b3। तो पहले केस में मेरे पास 4 इक्वेशन बन रही थी, ठीक है, यहाँ मेरे पास 2 इक्वेशन बन रही है। अगर हम b को 2 रखते हैं, इसके बाद अगर b को 2 रखा तो यहाँ क्या बनेगा मेरे पास, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। अब देखो, अब a की वैल्यू कैन ओनली बी 1, इसके अलावा a नहीं हो सकता कुछ भी। जैसे आपने a को 2 रखा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 8, नॉट ट्रू। यहाँ पे एक ही इक्वेशन पॉसिबल है, ओनली वन इक्वेशन पॉसिबल, जिसमें आप a को 1 रखेंगे और b को 2 रखेंगे। और अगर आपने b को 1 लिया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, नाउ दिस इज नॉट ट्रू। a की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप a को 1 भी रखते हो तभी 1 ग्रेटर देन 4 बनता है, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो
नो वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल इन दिस केस, नो वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल। ठीक है जी, तो यही आपके पास पॉसिबिलिटीज थी। कितनी इक्वेशन बनी? चार यहां बन रही हैं, दो यहां बन रही हैं, एक यहां बन रही है, तो टोटल 4 + 2 + 1 7 इक्वेशन हमारे पास पॉसिबल है अगर ए और बी इस सेट से बिलोंग करते हैं, और इक्वेशन अगर आपकी इस फॉर्म में है तो उसके अगर रूट्स आपको रियल चाहिए, देयर वुड बी 7 इक्वेशंस। ठीक है जी, ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए इसको देखो। इफ दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखी है, हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देन फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। ठीक है जी, इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ठीक है, हमें लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू चाहिए के की कितनी होगी। हमारे पास आ रहा है k - 2x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, इसके रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डी की वैल्यू जो होनी चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। डी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो रूट जो डी की वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो डी कितना बनेगा यहाँ से? बी का स्क्वायर, बी कितना यहाँ पे 2 है, बी का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका k - 2 है। ठीक है, और सी आपका कांस्टेंट 1 है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 - 4k +8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि 12 - 4k ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 12 इज ग्रेटर देन 4k। ठीक है, या 4k आप कह लो लेस देन 12 है, तो k की वैल्यू शुड बी लेस देन 3। सो k शुड बी लेस देन 3। अगर इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो k की वैल्यू जो आनी चाहिए इट शुड बी लेस देन 3। ठीक है, तो k की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? k की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज k की पॉसिबल है। इसको देखिए क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। तो देख के लग रहा है यार कि आंसर होना चाहिए 2। लार्जेस्ट वैल्यू जहां पे जो के की दिख रही है वो 2 दिख रही है ना, तो आंसर 2 होना चाहिए। बट अगेन कंडीशन वही है, अगर ये क्वाड्रेटिक है देन द लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0, k - 2 कैन नॉट बी 0। k - 2 आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो। सो इसका मतलब k की वैल्यू कैन नॉट बी 2, k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। सो k की वैल्यू कैन नॉट बी 2। ठीक, तो फिर k की क्या वैल्यू आएगी? k की वैल्यू आएगी आपके पास 1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो k की आ सकती है, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू। उसके बाद 0 - 1 सब पॉसिबल है। सो मैक्सिमम जो लार्जेस्ट वैल्यू k की आ सकती है इंटीग्रल में दैट इज 1। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना इन चीजों का कि यहाँ पे बेसिक कंडीशन यही थी कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो हम डी ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, के लेसन 3 तक भी पहुंच जाते हैं। फिर एकदम से हो सकता है कि आंसर क्वेश्चन अगर टीटा फॉर्म में आ रहा हो तो आप के को 2 पुट कर दीजिए कि 2 हो गया ये, है ना। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 सॉरी 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0, वो उस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि के इक्वल 2 पे वो 0 हो रहा था इसलिए हम उसको 2 को रिजेक्ट कर रहे हैं। चलिए, ऑलराइट, अगेन नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर ये क्वेश्चन ये वाला भी। ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज, अगेन हमें इसमें भी नेचर निकालनी है रूट्स की। x² - 2ax प्लस a² - b² - 1 = 0। सो डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे? d की वैल्यू अब देखना यह है कि d ग्रेटर 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो d कितना आएगा यहाँ पे? b का स्क्वायर -2a का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी।
तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 4a² प्लस 4b² प्लस 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फिर से b², 4 टाइम्स b² प्लस 1। तो जैसे पहले डिस्कस किया, दिस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। b² आपका पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। प्लस 1 हो रहा है, तो अगर b को 0 भी रखते हो स्टिल आपका रिजल्ट 0 नहीं होगा, प्लस 1 होने की वजह से वो ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। ठीक है, सो डी आपका ग्रेटर देन 0 चल रहा है, तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं दे आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब वो इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स बोला गया यहाँ पे। आप एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। इसके रूट्स जो हमारे पास हैं वो रियल नहीं है, मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। ठीक है ना, इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, इट्स रूट्स आर नॉट रियल मींस दे आर इमेजिनरी। अब इमेजिनरी रूट्स कब बनते हैं? वो बनते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। जब आपका डी नेगेटिव होता है तभी रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यार इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x आपका 4 है, कांस्टेंट टर्म आपकी 2a² प्लस 3 है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, तो कहने से वो 2a² प्लस 3 होगा। तो मुझसे 2a² प्लस 3 की ही मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, कितनी होगी इंटीजर्स में सबसे कम वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ 2a² प्लस 3 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो डी को लेस देन 0 करके देखते हैं यहाँ कितना आता है। बी का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू ए 1 है इंटू सी। अब इसको सॉल्व नहीं करना है मुझे, ध्यान रहे इसको सॉल्व नहीं करना है। तो ये हो गया 16 माइनस 4 इंटू 2a² प्लस 3 लेस देन 0। मतलब 4 से डिवाइड कर दिया आपने, 4 लेस देन 2a² प्लस 3 हो गया। तो यहां से आप कह सकते हो 2a², देखो मैं इसको इस तरफ ट्रांसपोज करके ले आया राइट साइड पे। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो 2a² प्लस 3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 4। यही आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही कह रहा है 2a² प्लस 3। हम क्यों ए निकालें, ए निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो 2a² प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 4। सो इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इट शुड बी ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा मतलब मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a² प्लस 3 विल बी 5। ठीक है, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। so, अगर इसके रूट्स इमेजिनरी है, रियल नहीं है, जो रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसकी कम से कम इंटीग्रल वैल्यू जो आनी चाहिए वो 5 आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां देखो, n is a positive integer, for what value of n will this equation have rational roots? रैशनल रूट्स होने चाहिए। ठीक है, इक्वेशन हमें दे रखी है 3x² प्लस n टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n मुझे पॉजिटिव दिया गया है। n की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल होने चाहिए। अब रूट्स रैशनल कब होते हैं, याद करो रूट्स कैसे निकलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, क्या बताया था, अगर ये टर्म आपकी रैशनल बनेगी है ना, स्क्वायर रूट से इंडिपेंडेंट होगी, तभी रूट आपके रैशनल बनेंगे। और कब बनेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेसिकली अगर रूट्स रैशनल चाहिए, अब देखो ध्यान देना इस चीज में,
उसने ये नहीं बोला कि रूट्स शुड बी इंटीजर्स, रूट्स इंटीजर्स नहीं बोला है, सिर्फ बोला है रैशनल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर टू जो भी यहाँ रूट बन ऊपर न्यूमरेटर जो भी बनता है अगर वो 2a से डिवाइड नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो p ओवर q की फॉर्म आ जाएगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, बट स्टिल रूट होगा तो रैशनल नंबर ही ना। तो अगर रूट रैशनल है तो क्या चाहिए, बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे d कितना आ रहा है, यहाँ पे d मेरा आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी करोगे 4 इंटू 3 इंटू 3। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 36। तो n की क्या वैल्यू हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने आपके पास। देखो एक तो आप सिंपल सोच के भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सोचो आप, अगर मैं n को लेट से 6 रख दूंगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 36 0। परफेक्टली ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो का अंडर जीरो मान के चलते हैं और रूट मेरे रैशनल हो जाएंगे। फिर 36 है ना, अगर मैं n को मान लीजिए 10 पुट कर दूं यहाँ पे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 64 बन जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज मुझे दिख रही है 6 और 10, तो ये एक हिट एंड ट्रायल लगा दिया मैंने, n को 6 रख दिया, 7 रख दिया नहीं बनेगा, 8 से 9 से नहीं बनेगा, 10 से बन गया, अब 11 12 13 14 से बनेगा या नहीं बनेगा वो पता नहीं। ठीक है ना, तो दो वैल्यू तो दिख रही है 6 और 10, बट ये हिट एंड ट्रायल है, तो मैं सिर्फ हिट एंड ट्रायल पे यहाँ पे रिलाई नहीं कर सकता, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, और हिट एंड ट्रायल तो कर ही सकते हो। अब मान लीजिए आपको ऑप्शंस ऐसी दे रखी होती है 0 1 2, या उसमें भी नहीं बात बनेगी ना, अगर मान लीजिए 2 तक ऑप्शन होती तो, या एक ही ऑप्शन, नहीं उससे भी बात नहीं बनने वाली, अगर चार ऑप्शन देनी तो 0 1 2 भी देगा तो 3 तो देगा साथ में, तो तीसरा फिर पंगा है वहां पे। खैर, तो दो तो मुझे दिख रही है वैल्यूज, 6 और 10 तो होंगी, और देखते हैं और पॉसिबल है, उसके लिए क्या करोगे, मुझे इतना पता है दैट दिस डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो मान लीजिए ये के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने मान लिया कि ये के स्क्वायर के बराबर है, एन स्क्वायर माइनस 36 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर आएगी तो के स्क्वायर आएगी, जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो टर्म्स को के स्क्वायर इधर लेके आते हैं, एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, तो एन माइनस के इंटू एन प्लस के मेरे पास 36 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इन आपका इंटीजर है, एन इज इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर किया इंटीजर बना, माइनस 36 कर रहे हो इंटीजर बनेगा, मतलब के का स्क्वायर भी इंटीजर होगा तो के भी इंटीजर होगा, इसका मतलब एन एंड के बोथ आर इंटीजर्स, एन भी इंटीजर है के भी इंटीजर है आपका, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 36 है, तो कैसे बन सकता है 36, 36 बन सकता है 1 इंटू 36, इट कैन बी 1 इंटू 36। ठीक है ना, ध्यान रखना एन आपको पॉजिटिव लेके चलना है, 1 इंटू 36। अब इसमें क्या होगा, देखो यहां समझो इसको, एन माइनस के ऑब्वियस सी बात है एन प्लस के से छोटा होना है, एन माइनस के, आप एन में से के माइनस कर रहे हो, एन में से के एन में के ऐड कर रहे हो, तो जो जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो टर्म्स वो छोटी होंगी एज कंपेयर टू जब उन दोनों को आप ऐड करोगे। हाँ, अगर मैं 7 - 5 करूंगा, 7 + 5 करूंगा, कौन सा छोटा है, ऑब्वियस सी बात है ये छोटा है, तो एन माइनस के यहाँ पे छोटा होगा, तो अगर n माइनस के छोटा है तो n माइनस के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, n प्लस के की वैल्यू 36 होनी चाहिए। अब इसमें दिक्कत ये है कि ऐड करोगे 2n आप, ये के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 37 हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, बिकॉज मुझे n चाहिए इंटीजर, यहाँ पे n 37/2 इंटीजर नहीं बन पाएगा। इंटीजर कब बनेगा, जब ये दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, सॉरी दोनों या तो इवन होंगे ना, जो जिसमें आप इन दोनों को फैक्टराइज कर रहे हो वो दोनों इवन होने चाहिए, या फिर दोनों ऑड होने चाहिए, दोनों इवन या दोनों ऑड। ठीक है, तब होएगा ये आपके पास, सो 1 इंटू 36 नहीं बन पाएगा, राइट, और क्या हो सकता है फिर 2 इंटू 18 ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको 2 और 18 रख लीजिए, n माइनस के की वैल्यू 2 और n प्लस के की वैल्यू आप 18 रख लीजिए, इनको ऐड कीजिए, 2n आपका यहाँ पे 20 बन गया और n की वैल्यू 10 आ गई जो हमने पहले भी सॉल्व की है। फिर आप अगर इसको आप 3 इंटू 12 रखते हो तो फिर नहीं बनेगा, या दोनों इवन चाहिए दोनों ऑड चाहिए आपके पास। ठीक है ना, दोनों इवन दोनों ऑड नहीं है, ये ऑड है और ये इवन है, ये नहीं बन पाएगा, राइट, और क्या बन सकता है 6 इंटू 6,
ये पॉसिबिलिटी है। तो अब n माइनस के आपने 6 रखा, n प्लस के भी आपने 6 रखा, तो 2n की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। n की वैल्यू यहां से आपके पास 6 आ जाएगी, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास पॉसिबल बन रहा है सोल्यूशन। n इज इक्वल टू 6 बन रहा है हमारे पास। और क्या बन सकता है फैक्टराइज में? 1 इंटू 36, 2 3 इंटू 12, 2 इंटू 18, 6 इंटू 6, 4 इंटू 9 बन सकता है ना। 4 इंटू 9 पे क्या होगा? ये भी ऑड, ये इवन चल रहा है, ये ऑड चल रहा है, ये नहीं बन पाएगा। 4 इंटू 9 पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आपका इवन बन रहा है और एक आपका ऑड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, और कुछ पॉसिबल है नहीं है, और कुछ नहीं बन पाएगा, यही बनेंगे आपके पास। ठीक है, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, दैट्स ऑल। सो दो ही वैल्यूज पॉसिबल है जो हमने यहां से भी सॉल्व की थी। ठीक है, सो इसका आंसर बनेगा 2। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, देयर वुड बी टू वैल्यूज ऑफ n, जिसके लिए इसके रैशनल रूट्स बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्यूबिक इक्वेशंस को। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि क्यूबिक इक्वेशंस हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इस सेशन में मैंने क्यूबिक को साथ में ऐड कर लिया क्वाड्रेटिक के थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक ना इनइक्वालिटीज की फॉर्म में या डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में कैट में पूछा जा रहा है, राइट। सो हम ये बोलेंगे दैट इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉन जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एबीसीडी रियल नंबर्स हैं, एबीसीडी दे आर रियल नंबर्स, राइट, दे आर कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है जी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें ना अगर क्यूबिक है तो इसके आपको तीन रूट मिलेंगे। तो मान लीजिए रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। सो लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो बन जाएगा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बीच में एक और चीज आती है, वो होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। मतलब मैंने दो दो रूट लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया, राइट। अल्फा बीटा दो रूट को मल्टीप्लाई किया, अल्फा गामा दो रूट्स को मल्टीप्लाई किया, बीटा गामा दो रूट्स को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू सी ओवर ए। फिर हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस डी ओवर ए। अब ये भी आपके जो है आप ये मान के चलो कि ऑल्टरनेट चल रहे हैं। देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस बी ओवर ए, सी ओवर ए और माइनस डी ओवर ए। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, बीटास फॉर्मूले इनको हम बोलते हैं। इनको क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक जिस मर्जी डिग्री के लिए आप इनको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास दूसरा आता है यार कि अगर हमें रूट्स दे रखे हैं और इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो क्या आएगी? जैसे अगर मान लो यही कह रहा हूं मैं कि अल्फा बीटा गामा अगर आपके रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है और लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर बाद में बात करते हैं। तो अगर मुझे इतना पता है कि अगर अल्फा मेरा रूट बन रहा है, ठीक है ना, तो एक्स माइनस अल्फा मेरा फैक्टर होना चाहिए था, तभी इक्वल टू जीरो करके रूट बनेगा अल्फा। ऐसे बीटा अगर रूट बन रहा है तो एक्स माइनस बीटा फैक्टर होना चाहिए, गामा अगर रूट बन रहा है तो एक्स माइनस गामा फैक्टर होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब अगर तो लीडिंग कोएफिशिएंट वन है या कुछ नहीं बोला हुआ लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में, फिर तो हम मान के चलेंगे कि वन है और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, नहीं तो फिर अगर लीडिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ है कि वन है, सॉरी टू है, थ्री है, फोर है, जो भी दिया होगा उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट। एक तरीका तो करने का ये है, बट इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें ना मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है फैक्टर्स को, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर डायरेक्ट सोचना, हम डायरेक्ट अगर बात करेंगे अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स है और इक्वेशन बनानी है मुझे, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट लगाया आपने, एक्स का स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस
सम ऑफ रूट्स एक्स का स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये भी ऑल्टरनेट चल रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपको बेसिक इसमें याद रखनी है। इसमें हम क्यूबिक्स को सॉल्व कैसे करना है, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये तो ठीक है, अगर रूट्स दे दिए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूट अगर निकालने के लिए बोला जाता है, क्वाड्रेटिक तो मुझे सॉल्व करना आता है कि फैक्टराइज कैसे करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया या फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ पे कैसे करेंगे हम, ठीक है, उसको हम अगली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस वही करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ पे ना इसी चीज को एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कि अगर मुझे रूट्स दे रखे हैं और मुझे अगर इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे रूट दे रखे हैं मुझे 2, -3 और 5। तो मैंने एक रूट को मान लिया, यहाँ पे पहले वाले को मान लिया 2, दूसरे वाले को मैंने मान लिया -3 और तीसरा मैंने मान लिया 5 गामा। अल्फा को मान लिया 2, बीटा को मान लिया -3 और गामा को मैंने मान लिया 5। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना हो जाएगा 2 -3 प्लस 5, तो 7 -3 4 हो जाएगा। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा इंटू बीटा -6 हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा 10 हो जाएगा, बीटा इंटू गामा -15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15 और 6 21, -21 प्लस 10 -11 हो गया ये। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें यहाँ पे, तो 2 इंटू -3 इंटू 5, तो ये आपके पास बन गया -30। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन अगर लिखनी है मैंने, इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स का स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट कर दो, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आपका आ रहा है 4, तो ये बन गया -4x²। आगे आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, वो बन रहा है -11। ठीक है, तो -11x। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो ऑलरेडी -30 है, तो यहाँ माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी आपका -30 चल रहा है, माइनस ऑफ -30 प्लस 30 बन जाएगा इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन जिसके रूट्स 2 -3 और 5 होंगे। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल था हमारे लिए कि इक्वेशन के रूट्स हमें दे रखे हैं, हमें इक्वेशन बनानी है, राइट। लेकिन अगर इक्वेशन ही सॉल्व करनी हो फिर क्या करोगे आप, मतलब अब ये मेरे पास इक्वेशन है। अब देखो, अगर क्यूबिक दे रखी है, सॉल्व तो ये भी फैक्टराइज करके ही होगी, फैक्टराइजेशन तो यहां भी करनी ही पड़ेगी आपको, लेकिन फैक्टराइज कैसे करोगे। अब यार यहाँ पे मेरे पास जो क्यूबिक दे रखी है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है। अब मैं यहाँ पे, मुझे ना एक रूट, यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये जो हम यहाँ मेथड यूज कर रहे हैं वो हिट एंड ट्रायल से हम यूज कर रहे हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मेथड। ठीक है ना, देर आर डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन वो बहुत लेंथी होते हैं। कार्डन मेथड हो गया, ठीक है, ये बहुत लेंथी मेथड होते हैं। कार्डन खास करके तब लगता है जब x² वाली टर्म मिसिंग होती है। खैर उस उन डिटेल्स पे हम नहीं जाने वाले, हम कोई हम सिर्फ कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें ये ध्यान में रखना है। तो हमें एक रूट यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से निकालना है। अब ध्यान रखना यार, कैट के अंदर ना एग्जामिनर, जैसे अभी मैंने बोला देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशंस। कैट के अंदर अगर क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो एग्जामिनर आपको क्यूबिक का एक रूट आपको इंटीजर जरूर देगा। अगर उसने तीनों रूट्स आपको फ्रैक्शन में दे दिए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो हम शायद हिट एंड ट्रायल से ना ही सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो एक रूट वो आपको डेफिनेटली इंटीजर देगा, ये पक्की बात है, और वो रूट हमें हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। और वो रूट निकालना आसान होता है। उसमें क्या करना है आपने, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है ना, अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें याद करो क्या लिखा था मैंने, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है रूट्स का, जो कांस्टेंट टर्म बन रही है ना, ये बेसिकली, या ऐसे बोलो, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 बन रही है, ये रूट्स का प्रोडक्ट ही है। ठीक है ना, तो ये अगर अल्फा मान लीजिए, आप कहते हो कि अल्फा आपका इंटीग्रल रूट्स है, तो 6 बेसिकली अल्फा का मल्टीपल है। ठीक है ना, जो कांस्टेंट टर्म बन रही है वो अल्फा का मल्टीपल है, वो उस इंटीग्रल रूट का मल्टीपल है। ठीक है ना, तो जो कांस्टेंट टर्म है बेसिकली वो रूट्स का मल्टीपल है। तो अगर कोई रूट इंटीजर में है तो वो कांस्टेंट टर्म उस इंटीजर का मल्टीपल है।
ठीक है ना। तो आपको अगर हिट एंड ट्रायल लगाना है तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर्स को आप चेक करोगे सिर्फ। बट फैक्टर सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी चेक करने हैं। मतलब वन, अब अगर मैं सिक्स की बात करूं, सिक्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 6, तो ये तो चेक करने पड़ेंगे। लेकिन साथ में इनके नेगेटिव भी चेक करने पड़ेंगे, -1 -2 -3 -6। ठीक है, इन ये हमें चेक करके देखने पड़ेंगे हिट एंड ट्रायल। अगर इसका कोई एक इंटीग्रल रूट हुआ ना, तो इनमें से एक जरूर होगा। -1 1 -2 2 -3 3 -6 6, इनमें से एक पक्का होगा। ठीक है, चेक करते हैं कौन सा बन रहा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे x को 1 पुट किया, अगर यहाँ पे x को 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, 1 -4 + 1 + 6। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं बन रहा, तो ये फैक्टर, ये इसका रूट नहीं बन सकता। 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको ना, 1 पुट कर रहे हो तो ये 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, 1 नहीं सेटिस्फाई किया, -1 चेक करके देखते हैं। अगर मैंने x को लेट से -1 पुट किया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -1 -4 -1 + 6। अब ये 0 हो गया, 6 - 6, ये 0 हो गया, 0 = 0 बन गया। ठीक है जी, इसका मतलब x = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = -1 इसका रूट बन गया। ठीक है ना। अगर x -1 इसका रूट बन रहा है, x -1 इसका रूट बन रहा है, सॉरी, x -1 इसका अगर रूट बन रहा है, तो आप अगर यहां लिखना तो लिख लो कि x -1 इज वन ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसका एक रूट बन गया, x -1 इट इज वन ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब देखो बाकी दो रूट्स हिट एंड ट्रायल से निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहो तो आपकी मर्जी है, बट जरूरी नहीं कि वो आपको इंटीजर ही मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर ने आपको एक रूट आपको इंटीजर दे दिया हो, बाकी दो रूट उसने आपको इमेजिनरी दे दिया हो, या दो रूट आपको उसने p/q फॉर्म में दे दिया हो। ठीक है, पॉसिबल है। अगर x -1 रूट है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो x + 1 इसका फैक्टर होगा। तो मेरा जो पर्पज है वो क्या है, मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर रहा हूं। ठीक है, तो -1 मुझे रूट मिला, तो x + 1 इसका मुझे फैक्टर मिल गया। ठीक है, अब जो फैक्टर होता है ना यार, वो अपनी इक्वेशन और डिवाइड, अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। बेसिकली x + 1 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो हम जब डिवाइड करते हैं नॉर्मली इस तरह से करते होते थे। ठीक है, x³ - 4x² + x + 6 लिखा, और x + 1 यहाँ लिखा और डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये हम बचपन में इस तरह से लोअर क्लासेस में करते थे। लेकिन अभी हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन को यहाँ पे। राइट, अब उसके लिए मुझे क्या करना है, ध्यान दो। तो यहाँ तक पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या किया हमने। हमने सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल से रूट निकाला। मैंने 6 के फैक्टर्स देखे, 1 -1 2 -2 3 -3। उनमें से मैंने 1 चेक किया, 1 से 1 यहाँ पुट किया, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सो 1 वाज नॉट द रूट। -1 पुट किया, -1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, x = -1, तो -1 इसका रूट बन गया, विच मीन्स x + 1 इसका फैक्टर बन गया। तो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, तो मुझे इसका एक फैक्टर मिल गया, x + 1 है। ठीक है, अब बाकी चेक कैसे करना है वो देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो ये मेरी क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखी है लेफ्ट साइड पे, मैं इसमें सभी टर्म्स के कॉफिशिएंट्स लिख लूंगा। सभी टर्म्स के कॉफिशिएंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, x³ का कॉफिशिएंट 1 है, x² का कॉफिशिएंट -4 है, x का कॉफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट टर्म मेरी 6 है। ठीक है, मैंने सबको लिख लिया। x³ का कॉफिशिएंट 1, x² का -4, x का 1 और 6, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है जी, अब जो रूट है वो मैंने साइड पे लिख लिया। -1 कहां से आया, ये रूट था, तो रूट को मैंने साइड पे लिख दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सिंथेटिक डिवीजन। बेसिकली ये डिवाइड ही कर रहे हो, जो आप नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हो ना, ये वही डिवीजन है। आपको करना है क्या है, ध्यान से समझना। आपने रूट यहाँ पे साइड पे लिख दिया, आप इस 1 को, जो भी पहला नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, इसको कैरी कर लीजिए, जो भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली ये कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, जो भी है इसको आप यहाँ पे कैरी कर लीजिए। ठीक है, फिर जो भी नंबर यहाँ कैरी होता रहेगा ना, उस नंबर को आपने रूट से मल्टीप्लाई करते जाना है और आगे लिखते जाना है। 1 यहाँ लिखा आपने, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 × -1 -1, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐड करो इनको, -5 हो गया, ऐड करते जाना है साथ में। फिर -5 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, -5 × -1 कितना हो गया, +5 हो गया आपके पास। ठीक है, ध्यान दो, -5 -5 × -1, जो भी नंबर यहाँ बनता है उसको रूट से मल्टीप्लाई करते जाओ। -5 × -1 +5 +5 यहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया। इनको ऐड कर दो, 1 + 5 6 हो गया यहाँ पे। इस 6 को फिर से रूट से मल्टीप्लाई करो, 6 × -1,
तो 6 इंटू -1 इज -6, यहां लिख दिया। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड किया है, 0 आ गया। और ये लास्ट टर्म आपकी 0 बनेगी ही बनेगी। अगर आप इसको रूट से सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट टर्म आपकी 0 बननी ही बननी है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 1 कैरी किया, जो भी पहली टर्म थी कैरी की, उसको रूट से मल्टीप्लाई किया, -1 से आगे लिख दिया, ऐड किया, -4 -1 -5 हो गया। इसको फिर रूट से मल्टीप्लाई किया, 5 हो गया, ऐड किया, 6 हो गया, रूट से मल्टीप्लाई किया, -6 ऐड किया, 0 हो गया। अगर यहाँ 0 नहीं बन रहा ना, तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये रूट नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये जो 0 होता है ना, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन को x+1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर वहां 0 आ रहा है तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ऑब्वियसली बात है, फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 2 3 4 आ रहा है मतलब ये फैक्टर नहीं है फिर। ठीक है, अब ये जो नंबर मुझे दिखे 1 -5 6, ये क्या है, तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं कि हमने क्यूबिक इक्वेशन को हॉर्नर मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन लगा के क्यूबिक को डिप्रेस कर दिया है इनटू क्वाड्रेटिक। इस तरीके से आप किसी भी हायर ऑर्डर की एक्सप्रेशन को डिप्रेस करके एक डिग्री डिप्रेस करते हो आप। अगर डिग्री 4 है तो एक बार अप्लाई करोगे डिग्री 3 में आएगा, एक बार और अप्लाई करोगे डिग्री 2 में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 -5 और 6 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो यहाँ पे 6 होता है ना, ये 6 आपका रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म अगले फैक्टर की। -5 ये होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो ये होता है 1, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। तो मतलब अगला जो फैक्टर मेरा बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ हो गया एक्स का स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा -5 है, तो ये हो गया -5x। और 6 मेरे पास मेरी कांस्टेंट टर्म बन गई। ठीक है जी, तो ये मेरे पास बेसिकली ये अब मेरा क्वोशंट है। जब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को x+1 से डिवाइड करूंगा, ये मेरा क्वोशंट बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का। अब इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे फैक्टर क्या बन गए यहाँ पे, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, x-2 इंटू x-3। ठीक है, तो रूट्स क्या आ गए, x+1 को 0 पुट किया, x-1 आ गया, इसको 0 पुट किया, 2 आ गया, इसको 0 पुट किया तो 3 आ गया। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। अब यार क्यूबिक में एक चीज का ध्यान रखना, 3 रूट आएंगे, या तो तीनों रियल आएंगे जैसे यहाँ पे है, या फिर एक रूट रियल होगा तो दो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट कभी ऐसा नहीं होता कि एक आए। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स रूट भी हमेशा कंजुगेट पेयर्स में आते हैं। ठीक है, अगर a प्लस ऑयटा भी रूट है तो a माइनस ऑयटा भी रूट होगा। तो अगर क्यूबिक की बात करें तो एक रूट अगर रियल है तो दो इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर तीनों ही रियल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद। ऑलराइट, अब इसमें बोला गया रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में है। ठीक है, तो एपी क्या होती है, बेसिकली जहां पे टर्म्स में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, अब इसके रूट्स अगर एपी में है तो हमें रूट्स निकालने हैं। अब मुझे इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एपी का मतलब है कि टर्म्स में डिफरेंस सेम है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4 7 10, ये नंबर्स आपके एपी में है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो नंबर्स में डिफरेंस सेम चल रहा है। ठीक है ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3 का, है ना, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो अगर मैं बोलूँ ये 7 है तो मैं कह सकता हूँ ये 7 - 3 है और ये 7 + 3 है। राइट, मतलब अगर ये मिडिल टर्म को मैं a मान के चलूं और मैं कॉमन डिफरेंस अगर d मान लूं, जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 3, इसको अगर मैं d मान लूं तो मैं कह सकता हूँ ये टर्म मेरी a - d है और ये टर्म मेरी a + d है। तो बेसिकली अगर तीन टर्म्स मुझे एपी में लेनी है ना, तो हम उसको लेते हैं a - d, a और a + d में, जहां पे d क्या होता है, d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, पर चलिए क्वेश्चन अगर यहाँ पे आ गया है इसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। इसके रूट्स हमें एपी में दे रखे हैं, सो मैंने रूट्स क्या ज्यूम कर लिए, a - d, a और a + d। राइट, सो लेट द रूट्स आर a - d, a एंड a + d। ये हमारे पास रूट्स हैं। तो मुझे अगर a और d मिल जाते हैं तो रूट्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सम ऑफ रूट लगाओ। अगर आप सम ऑफ रूट लगाते हो यार तो अब एक चीज देखोगे, d कैंसिल हो जाएगा, है ना। सम ऑफ रूट्स a - d प्लस a प्लस a + d। ठीक है, याद रखना सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। यहाँ b ऑलरेडी आपका नेगेटिव चल रहा है, -12, माइनस ऑफ -12।
इज प्लस 12 अपॉन ए इज 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, ये 12 के बराबर हो जाएगा। डी आपका कैंसिल हो गया, 3a की वैल्यू 12 होगी तो यहां से a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो मुझे a मिल गया। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी लगा सकता हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकन टू एट टाइम भी लगा सकता हूँ, बट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकन टू एट टाइम में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बेटर क्या रहेगा अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यूज करूँ अब। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा यहाँ पे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। डी आपका ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, -28 का नेगेटिव करेंगे 28 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 28। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ हो गया 4 माइनस डी, सॉरी 4 माइनस डी इंटू फोर प्लस डी इज इक्वल टू 28। ये 4 आप इधर आके कैंसिल कर दीजिए, 7 आ जाएगा। ये 4 माइनस डी इंटू फोर प्लस डी बन गया आपका 4 माइनस डी इंटू फोर प्लस डी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आ गया 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, विच मीन्स डी की वैल्यू कैन बी 3 और इट कैन बी -3। अब इसमें फर्क नहीं पड़ता यार, आप बोलोगे सर इसमें तो 6 रूट आ गए, 6 नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि A4 और D3 पे आपको अलग मिलेंगे रूट्स, A4 और D-3 पे अलग मिलेंगे, ऐसा नहीं है, रूट्स आपको वही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब हमारे पास रूट्स क्या थे, ध्यान दो, रूट्स वर a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है ना, अगर मैंने a को 4 माना और d को माना मैंने 3, a को 4 माना d को 3 माना, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अगर मैंने a को 4 माना और d को -3 माना, तो 4, अब a माइनस डी कितना होगा, 4 ऑफ 4 माइनस ऑफ -3, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो रूट्स सेम ही आएंगे, 1 4 7 7 4 1। उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है बट रूट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो रूट्स जो बनेंगे यहाँ पे वो क्या आएंगे, रूट्स आएंगे इसके 1 4 एंड 7। ठीक है, यही आपके रूट्स बनेंगे यहाँ पे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ऑल्दो एपी अभी हमने नहीं किया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 3 रूट्स एपी में है तो यू कैन टेक देम एज a माइनस डी, a और a प्लस डी, वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला गया अल्फा बीटा गामा दे आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ हमने आइडेंटिटी वाले टॉपिक में किया हुआ है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कहां से आ सकता है, सोच के देखो जरा। हमारे पास एक ये वाली आइडेंटिटी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, इट वाज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। ठीक है ना, ये वाली अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है करने का, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मुझे अल्फा बीटा गामा रूट्स बोले गए हैं यहाँ पे, इफ पॉसिबल मैं रूट्स निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर रूट निकल जाते हैं तो फिर स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अब रूट निकालने में थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो लेंदी हो सकता है, पहले तो आपको हिडन ट्रायल करके एक रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो पता नहीं फ्रैक्शन इंटीजर में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी पक्का नहीं पता। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का पर्पस तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकलवाना है आपसे, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, अगर रूट इंटीजर्स में आएंगे तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा। अब 1 और -1 चेक कर लो, यहाँ पे हो सकता है 1 पुट करो तो क्या आता है, मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है ना, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अगर इंटीग्रल रूट होगा तो वो 1 का ही फैक्टर होगा, 1 का फैक्टर मतलब 1 होगा, या उसका नेगेटिव भी ले सकते हो आप। 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है, 1 पुट करेंगे x को अगर, तो कितना बनता है 2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, 5 माइनस 1 नहीं जी, ये 0 नहीं बना। ठीक है, और अगर x को -1 पुट करेंगे तो कितना होगा, -2 -5 -3, ये सब नेगेटिव हो गए, ये भी 0 नहीं बनेगा, मतलब 1 और -1 तो रूट है नहीं है, तो जो भी इसके रूट्स होंगे फिर वो फ्रैक्शन में ही होंगे। ठीक है, तो हो सकता है एक रूट रियल हो फ्रैक्शन में और बाकी दो इमेजिनरी हो, ये भी पॉसिबल है।
हमसे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया ना। सो वो तो आपका रियल नंबर में आ ही जाएगा जब स्क्वायर करोगे तो। सो यहाँ पे जो रूट्स हैं मैं इजीली नहीं निकाल सकता, मुझे फ्रैक्शंस के ऊपर सोचना पड़ेगा जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेटर अप्रोच तो फिर यही रहेगी कि ये अगर मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, तो आसान काम हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यार ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है, वो निकल जाएगा वहां से। ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम है। अगर मुझे रूट्स नहीं भी पता, मैं तभी ये वैल्यूज तो निकाल ही सकता हूँ ना। ये वैल्यूज निकालना तो मेरे लिए पॉसिबल है ही है, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स मैं ये चीजें निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो इक्वेशन मेरे पास दे रखी है 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो बन रहा है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट वुड बी 5/2, और अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा जो बन रहा है वो बन रहा है 3/2। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम वो बन रहा है मेरे पास 3/2। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी। अब यहाँ पुट करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 3/2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो यहाँ से आप क्या सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25/4 माइनस 3। ठीक है, ये 3 इधर आ जाएगा तो 12, तो ये हो गया आपके पास 13/4। सो 13/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक्चुअल में रूट निकालने की जरूरत पड़ी नहीं हमें यहाँ पे, ये ध्यान रखना। चलिए ऑलराइट, तो यहाँ क्या बोला गया, सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 इज 0, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपकी pq इज इक्वल टू r है, सेकंड ऑप्शन आपकी p² q इज इक्वल टू r है। ध्यान रखना इस चीज का। तो सम ऑफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, तो हमें बताना है कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब क्या दिया हुआ है कि इसके दो रूट्स का सम 0 है। तो अगर मान लीजिए रूट्स में मान लेता हूं अल्फा बीटा गामा है, लेट्स, क्योंकि तीन, अब क्यूबिक है, 3 रूट तो होंगे इसके। ठीक है ना, तो मान लेते हैं दैट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स सच दैट, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू रूट्स इज 0 सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज 0। मान लो दो रूट्स का सम 0 है, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा 0 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, यहाँ से कहने से माइनस पी बनेगा, वो माइनस पी ओवर ए कितना है, a1 है। ठीक है, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहां से गामा की वैल्यू बन गई माइनस पी। ठीक है जी, तो गामा यार एक रूट है, गामा हमने एक रूट अज्यूम किया था, रूट क्या आया माइनस पी, तो माइनस पी आपका रूट है। अब जो रूट होता है वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, गामा इज इक्वल टू माइनस पी जो रूट बन रहा है ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, तो इसको आप पुट कर दीजिए 1 में, पुट इन 1, क्या देखो क्या बनता है, अगर 1 पुट करते हो, एक्स को आपने पुट करना है माइनस पी, तो माइनस पी का क्यूब माइनस पी का क्यूब प्लस p इंटू माइनस पी का स्क्वायर प्लस q इंटू माइनस पी प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये पी स्क्वायर बन जाएगा पी क्यूब, मतलब पी स्क्वायर इंटू पी बन जाएगा पी क्यूब, और ये माइनस पी क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर था पी स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ से क्या बचा, माइनस पी क्यूब प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या सकते हो, पी क्यू इज इक्वल टू आर इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो कौन सा ट्रू है इनमें से, पी क्यू इज इक्वल टू आर इज ट्रू, दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, एक सिर्फ कंडीशन दे रखी थी कि सम ऑफ टू रूट्स इज 0। तो अगर दो रूट्स का सम 0 है तो मैंने इसको यूज कर लिया, सम ऑफ रूट्स मैंने यूज कर लिया। ठीक है, दो रूट्स का सम अगर 0 है तो तीसरा रूट मुझे मिल गया, और रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ऑल राइट जी,
अब यहाँ बोला गया फॉर द क्यूबिक इक्वेशन, जो भी यहाँ दे रखी है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इज 11, इफ वन रूट इज 1, फाइंड द अदर टू रूट्स। ऑलराइट, जी जी, देखो अगर रूट निकालना है पहले तो मुझे ए और के की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ए और के की। अब यहाँ क्या बोला गया, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इज 11। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अगर मैं अल्फा बीटा गामा रूट मानता हूँ, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे 11 दे रखी है। और इसकी वैल्यू होती कितनी है अगर यहाँ से देखें तो, कहने से ये ए अपॉन वन हो जाएगी, ए अपॉन वन मतलब ए हो जाएगी। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि ए की वैल्यू 11 है, ठीक है, ए की वैल्यू 11 आ रही है, विच मीन्स अब मैं अपनी इक्वेशन लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। या फिर इसको इधर लिख लेते हैं एक बार, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब इक्वेशन बन गई एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी नहीं पता कितना है, के की वैल्यू अभी भी नहीं पता हमें। और क्या दिया हुआ है, वन रूट इज वन, ये भी दिया है कि एक रूट इसका वन है। ठीक है, अब देखो अगेन जो पिछले क्वेश्चन में किया है, जो रूट होता है वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर वन इसका एक रूट है तो वन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू वन इज वन रूट, एक्स इज इक्वल टू वन इज रूट, एक्स को यहाँ वन पुट कर दीजिए, वन माइनस 6 प्लस 11 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो 11 प्लस 1 12 माइनस 6 6 हो गया, तो के की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो के की वैल्यू 6 मिल गई मुझे। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो प्रॉपर मेरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस 6x², ठीक है, प्लस ए आपका 11 था, ठीक है, 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन रही है, ये हमारी इक्वेशन बन रही है। ठीक है जी, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, बाकी दो रूट पूछे गए हैं। यार इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो जो मैंने पहले डिवीजन वाला मेथड बताया था वो कर सकते हो यूज आप, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो। एक रूट तो वन दे ही दिया ना उसने मुझे पहले, एक रूट वन है, ठीक है, वन रूट है, अल्फा रूट है और बीटा रूट है। वन इज अ रूट, अल्फा रूट है, बीटा रूट है। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है 6 है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 होनी चाहिए। ठीक है, मोरओवर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें वो भी देखो यहाँ पे माइनस डी ओवर ए करोगे वो भी 6 आएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी आपका 6 होना चाहिए। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल देखो जरा कि दो नंबर्स का सम 5 है, उनका प्रोडक्ट 6 है, नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स कहने से 2 और 3 हो सकते हैं, जिनका सम 5 है और प्रोडक्ट 6 है, 2 और 3 होंगे। अब इसको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। वन इसका मतलब रूट क्या हो गया, रूट हो गया 1 2 और 3। ठीक है ना, सम 6 हो गया, प्रोडक्ट भी 6 हो गया। चेक करते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम 11 बनता है या नहीं बनता, अगर बन गया तो यही रूट्स हैं फिर। ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 6, तो 5 और 6 11, ये भी बन रहा है परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी मुझे मेरी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, यहाँ पे अगर रूट्स निकालने हैं तो रूट्स आपके पास बनेंगे, एक तो 1 था, दूसरा 2 और तीसरा 3। ठीक है, ये आपके रूट्स बन गए, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया आपने। या फिर आप जो हॉरर डिवीजन मेथड था, जो डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, हम उसको अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, उसको अप्लाई करके हमें दूसरा जो भी फैक्टर बनता हमारे पास, ठीक है ना, एक फैक्टर तो मेरा, क्योंकि वन रूट है तो एक्स माइनस वन मेरा एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन से मुझे फैक्टर मिलता है वो वहां से मुझे मिल जाता है। लेट्स से उसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार के लिए। मुझे रूट से पता चल गया कि 1 2 3 है, ठीक है ना, इस तरीके से मुझे समझ आ गया रूट कैसे निकालने हैं। एक बार दोबारा से उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इतना पता है यार कि इसका रूट 1 है,
तो 1 जब इसका रूट है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, x माइनस 1 इसका फैक्टर बनने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी टर्म्स के कॉफिशिएंट्स को यहाँ लिखूंगा। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट लिखा 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखा -6, एक्स का कॉफिशिएंट लिखा 11, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म लिखी -6। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे पहले भी बताना स्किप कर गया, भूल गया मैं। अ, अगर कोई टर्म यहाँ पे मिसिंग है ना, अच्छा हुआ ये हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो वो चीज मिस हो जाती। अगर इनमें से कोई टर्म आपकी मिसिंग हो तो आप यहाँ पे उसको स्किप नहीं करोगे, उसका कॉफिशिएंट 0 लगाओगे आप। कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे ये 6x² वाली टर्म ना होती तो मैं यहाँ पे इसको स्किप नहीं करता, यहाँ पे -6 की जगह 0 लिखता। अगर 11x मेरे पास नहीं दिया होता या x वाली टर्म मेरे पास नहीं होती तो उसका कॉफिशिएंट मैं यहाँ पे 0 लिखता। यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर कोई टर्म नहीं दे रखी है, ठीक है, तो उसका कॉफिशिएंट आपको 0 लेके चलना है, ये जरूरी है। चलिए, मेरा रूट क्या था, रूट वाज 1, तो हमने 1 को साइड पे लिखा यहाँ पे। ठीक है, 1 को साइड पे लिख दिया। 1 ये वाला आपने कैरी कर लिया आगे, 1 कैरी किया, पहला नंबर कैरी करना, जो भी कैरी किया उसको रूट से मल्टीप्लाई करते जाओगे। 1 इंटू 1, 1 यहाँ लिख दिया, ऐड किया, -5 हो गया। यहाँ लिखा, सॉरी मल्टीप्लाई किया इसको -5 को 1 के साथ, -5 यहाँ आ गया, ऐड किया 6 हो गया, मल्टीप्लाई किया इसके साथ 6 इंटू 1, 6 हो गया, आगे लिख दिया। तो बेसिकली 1 कैरी किया, 1 को रूट से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 इज 1, यहाँ लिख दिया। -6 प्लस 1 -5 आया, -5 को आपने रूट से मल्टीप्लाई किया 1 से, -5 आया, आगे लिख दिया। 11 -5 6 आ गया, ऐड कर दिया इनको फिर से, 6 इंटू 1 6 आपने यहाँ लिख दिया, ऐड किया, यहाँ 0 हो गया। ये 0 है, ये रिमाइंडर है आपका। ठीक है, ये आपका कॉफिशिएंट x² का बनेगा, ये कॉफिशिएंट x का बनेगा, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म बनेगी। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पे फैक्टर बन गया दूसरा, x² -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करोगे आप, ये x -2 और x -3 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3, यही आपके रूट्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो मैंने दूसरा तरीका बताया सीधा, जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो नंबर दे के समझ आ रहे थे हमें, ठीक है, उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्यूबिक्स को भी टच किया, रीजन उसका ये है कि क्वाड्रेटिक अभी खत्म नहीं हुआ, बट हो सकता है आगे जो सेशन होंगे उसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के कुछ मिक्स क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है वहां पे, तो इसलिए मैंने क्यूबिक करवा दिया। अगर नहीं भी होंगे क्यूबिक के क्वेश्चन, तब ये क्यूबिक एक तरह से आपने टच कर लिया है। ठीक है, आपको पता है कि क्यूबिक्स को कैसे आप सॉल्व करना है, चाहे कि अब हाँ, इनइक्वालिटीज में हम जरूर इसको सॉल्व करने वाले हैं, इनइक्वालिटीज के अंदर हम क्यूबिक्स को जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अगले सेशन में फिर से हम क्वाड्रेटिक्स के ऊपर आएंगे। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में आज हमने जो किया है वो सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर किया है। ठीक है, तो अब उसके बाद